हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पोलर वर्टेक्स एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का बनना। ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलर वर्टेक्स क्यों बनता है, पोलर वर्टेक्स बनने की वजह से क्या होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं पोलर वर्टेक्स के बनने के बाद, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बनने के बाद, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा मेरा तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, लेकिन ओजोन लेयर का और भी ज़्यादा डिप्लीशन, इंटेंस डिप्लीशन कैसे हो रहा है, उसका एक ज्योग्राफिकल, वन ऑफ द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है पोलर वर्टेक्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का बनना। उसकी वजह से किस तरीके से ओजोन लेयर में और भी ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री पूरी चीज़ें हम कवर करेंगे और मैं आपको हैंड रिटन नोट से समझाऊंगी। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ पे अपने खुद डायग्राम हाथ से बना के आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को बस आपको देखना है, समझना है और पढ़ना है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे इसी तरीके के वीडियोस बनाने में। तो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं पोलर वर्टेक्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोलर वर्टेक्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, नाम से ही आप समझ सकते हो। पोलर कहने का मतलब पोलर एरियाज में होने वाला ऐसा ज्योग्राफिकल फिनोमिना को हम बोलेंगे पोलर वर्टेक्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। कहने का मतलब क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जो कि सिर्फ पोलर एरियाज में होता है। पोलर एरियाज मतलब दोनों पोल्स में होते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों पोलर एरियाज में होने वाले ज्योग्राफिकल फिनोमिना है ये दोनों पोलर वर्टेक्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, मैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को पीएससी से अगर मैं कंसिडर करूँ तो आप समझ जाओगे, समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए बोलना। तो पीएससी अगर मैं जब बोलूँ तो आप समझ जाइएगा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो फिनोमिना है, ये जो दो फिनोमिना है, ये पोलर एरियाज में तो होते हैं, हमने मान लिया, लेकिन कब होते हैं, व्हेन, तो ये होते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ऐसे फिनोमिनास पाए जाते हैं पोलर एरियाज में। अब आप पूछोगे कि विंटर सीजन में ही क्यों पाए जाते हैं, और अगर विंटर सीजन में ही ये फिनोमिना होते भी हैं तो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, हाउ और वाई, व्हेन, सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं एक एनिमेटेड डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगी। साथ में एक छोटा सा मतलब अपने खुद के हाथ से बने डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको समझ में आ जाएंगे। वेरी बेसिक से हम चालू करेंगे, जिनको मतलब कि ITCZ के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो वहाँ से हम चालू करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि विंटर सीजन में ही क्यों होता है और विंटर सीजन में कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक एनिमेटेड डायग्राम देख लेते हैं और उससे समझते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, आपको एक डायग्राम दिख रहा है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट हम बहुत ही बेसिक से चालू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही कि जो हमारा अर्थ है वो सीधी एक्सिस में नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है हमारा अर्थ। 23.5 का टिल्टेशन आपको देखने को मिलेगा हमारे अर्थ का। मतलब आप डायग्राम में देख सकते हैं जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है वो एक बराबर एक्सिस में नहीं है, हल्का सा टिल्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अब देखते हैं। देखिए, आपको ये एनिमेटेड डायग्राम दिख रहा होगा। मैंने आपको अर्थ का टिल्टेशन इसलिए समझाया क्योंकि ये जो डायग्राम है, एनिमेटेड डायग्राम, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो हमारा अर्थ का टिल्टेशन है ना, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम भी चेंज नहीं होने वाला, वो अर्थ का टिल्टेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये इसका टिल्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, पहला। दूसरी बात क्या है,
जब हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी 4 फेसेस होते हैं। पहला विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस और 2 इक्विनॉक्स वाले कंडीशन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे तो सेम कंडीशन ही रहेगी 4 स्टेजेस वाली, बट डिफरेंस ये रहेगा कि जहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस होगा वहाँ पे समर हो जाएगा और जहाँ समर सॉलिस्टिस होगा वहाँ पे विंटर हो जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखिएगा कि जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। पहले ये जाएगा समर सॉलिस्टिस। देखिए समर सॉलिस्टिस में क्या होगा कि अर्थ के टिल्टेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज पड़ेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं पड़ रही इतनी ज़्यादा, हल्की सी स्लैंटेड पोजीशन में पड़ रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको पोल्स दिख रहे हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। टिल्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल में सनरेज पड़ रही है और साउथ पोल में बिल्कुल भी सनरेज नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है नॉर्थ पोल पे 24 आवर्स डे टाइम होगा, वहाँ पे समर सीज़न होगा, जबकि साउथ पोल पे विंटर सीज़न होगा और 24 घंटे नाइट होगा। अब जब अर्थ रिवॉल्व करके इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन पे आएगी तो इक्विनॉक्स में क्या होगा कि इक्वेटर पे सनरेज पड़ने की वजह से दोनों हेमिस्फीयर, अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर में बराबर सनरेज पहुंचेगी। अब इक्विनॉक्स से सीधा विंटर सॉलिस्टिस वाले स्टेज पे रिवॉल्व करके जब अर्थ आती है तो विंटर सॉलिस्टिस में सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी अर्थ के टिल्टेशन की वजह से और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ेगी कंपैरेटिवली। इससे जो साउथ वाला पोल है उसमें सनरेज ज़्यादा पड़ेगी और नॉर्थ वाले पोल में तो बिल्कुल भी सनरेज पहुंच नहीं रही है। मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पे आप देख सकते हैं सनरेज अच्छे से नहीं पहुंच रही, तो मतलब कि वहाँ पे नाइट का टाइम है, वहाँ पे विंटर वाला सीज़न है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में अच्छे से सनरेज पहुंचने की वजह से वहाँ पे समर सीज़न होगा और वहाँ पे डे टाइम होगा। तो कहने का मतलब हेमिस्फीयर के हिसाब से विंटर सीज़न और समर सीज़न चेंज होते रहते हैं। जहाँ समर सीज़न होगा दूसरे हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न होगा। हमने एक एनिमेटेड डायग्राम से ये समझा कि विंटर सीज़न किसी भी हेमिस्फीयर में क्या होता है, कैसे होता है। एक एनिमेटेड डायग्राम से समझा कि कोई भी पोल हो, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, विंटर सीज़न कैसे बनता है ये हमने देखा। मतलब अब हम एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं कि ये विंटर सीज़न में तो होता है, बट कैसे होता है, हाउ तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना हाउ के तो हम इस पीएससी को और पोलर वर्टेक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो एक छोटा सा डायग्राम हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था कि पोल्स पे होता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, कोई भी पोलर एरिया में ये फिनोमेना होता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ पोल का हम एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये है अर्थ का सरफेस और ये है नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए नॉर्थ पोल। अब होता क्या है, जब ये नॉर्थ पोल में विंटर सीज़न चलता है, विंटर सीज़न चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ सिंक करने लगेंगे, नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब जो नॉर्थ पोल की जो सतह होगी, सरफेस होगी, वो हाई प्रेशर हो जाएगी, क्योंकि सारे एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। कहाँ पे? नॉर्थ पोल के सरफेस पे, सतह पे हाई प्रेशर होने लगेगा। अब जब ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा, नॉर्थ पोल का जो ऊपरी एटमॉस्फेरिक लेवल होगी वो वैक्यूम हो जाएगी। वहाँ पे तो एयर मॉलिक्यूल्स बचेंगे नहीं, मतलब कम रहेंगे, क्योंकि सारे नीचे बैठने लगेंगे तो वैक्यूम हो जाएगा। जब वैक्यूम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि सारे की सारी प्रेशर इधर आ गई। अब होता क्या है, जब लो प्रेशर, जब कभी भी विंड सिस्टम में लो प्रेशर वाली कंडीशन आती है तो लो प्रेशर हमेशा विंड्स को कन्वर्ज करता है। मतलब सारी वो कभी वैक्यूम होने नहीं देता, एयर मॉलिक्यूल्स को खाली नहीं रहने देता, वो उसको तुरंत ही भर देता है। तो वो
लो प्रेशर में क्या होता है, सारे विंड सिस्टम जो होंगी दूसरी जगहों से आने लगेंगी, मतलब कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा, ऐसे इस तरीके से कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से विंटर सीजन जब चल रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि सन रेज जब होगी वो सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की साइड पे होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ पोल में तो रात का समय होगा, मतलब रात का समय मतलब और भी ज़्यादा ठंड का समय होगा, टेम्परेचर एकदम डाउन होगा। उस टाइम पे क्या होगा, जब हाई प्रेशर सरफेस में सारे एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ और भी ज़्यादा दबाव लगाएंगे, हाई प्रेशर बनेगा नीचे सरफेस पे, और ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स वैक्यूम हो जाएगा, मतलब लो प्रेशर वाली कंडीशन बनेगी। जब लो प्रेशर बनता है तो सारी हवाएं लो प्रेशर वाले साइड पे आके कन्वर्ज होने लगती है, तो सारे डायरेक्शन से विंड आके कन्वर्ज करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है कोरियोलिस इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अर्थ होता है, ये अर्थ सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता बल्कि खुद के अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है। तो जब ये अपने एक्सिस में रोटेट करता है तो जितनी भी विंड सिस्टम इस अर्थ पे चल रही होती है, जितनी भी हवाएं चल रही होती है, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं ट्रैवल कर पाती, वो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। जैसे आपने एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ा होगा, एक झूला है मान लीजिए, ये झूले में एक छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है, तो जब ये बच्चा बॉल फेंकेगा तो बॉल सीधी ट्रैवल नहीं करेगी, वो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मूविंग बॉडी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये है कोरियोलिस इफेक्ट। तो यही कोरियोलिस इफेक्ट अर्थ पे भी लागू होता है कि अर्थ जब अपने एक्सिस में रोटेट होता है तो रोटेशन के द्वारा जो जितने भी विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वो सीधी डायरेक्शन में ना चलते हुए हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलेंगे कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस इफेक्ट के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो लो प्रेशर वाली जो सिस्टम बाहर से जो हवाएं अपनी तरफ खींच रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, वो सीधी डायरेक्शन में नहीं होगी, हल्की सी टिल्ट हो जाएगी, हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, हल्की सी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ूं, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं, ऐसे ऐसे करके जोड़ूं, तो आपको एक साइकिल का पैटर्न देख सकते हो, एक साइक्लोनिक पैटर्न आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विंड डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होने लगती है तो धीरे धीरे करके एक साइक्लोनिक पैटर्न डेवलप हो जाता है, और इस साइक्लोनिक पैटर्न को हम बोलेंगे पोलर वर्टेक्स, पोलर वर्टेक्स का बनना। ठीक है, यही होता है पोलर वर्टेक्स। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो पोलर वर्टेक्स है वो एक वर्लपूल जैसा बन जाता है, एक भंवर टाइप का बन जाता है। इस डायग्राम से आप बेटर समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल में नॉर्थ पोल के नीचे वाली सतह पे तो हाई प्रेशर बन गया, लेकिन ऊपर लो प्रेशर बनने की वजह से और कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इफेक्ट की वजह से विंड डिफ्लेक्शन हो जाता है। इस वजह से हल्का सा एक साइक्लोनिक पैटर्न जनरेट हो जाता है, और उस साइक्लोनिक पैटर्न को हम बोलेंगे पोलर वर्टेक्स। ठीक है, अब होता क्या है, कभी भी साइक्लोन जहाँ पे भी बनता है वहाँ ऑब्वियस ही बात है बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। ये ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे साइक्लोन बनता है वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। तो उस क्लाउड्स को हम बोलेंगे, उस क्लाउड को हम बोलेंगे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पीएससी। पीएससी से हम डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो साइक्लोन बन गया इसको हम बोलेंगे पोलर वर्टेक्स का बनना, और इसके बाद जो क्लाउड बन जाता है, उसके अंदर जो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद उसको हम बोलेंगे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, अब इस क्लाउड में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो क्लाउड बना है, इस क्लाउड के अंदर रेन ड्रॉप्स नहीं होता, उसके अंदर होता है आइस क्रिस्टल्स।
ठीक है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स नहीं होते, क्योंकि पोलर एरियाज है, ठंड वाले इलाकों में तो आइस क्रिस्टल्स होंगे। और इस आइस क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, इस आइस क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं HNO3। HNO3 नाम की एक कॉम्पोजिशन पाई जाती है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड पाई जाती है। कहने का मतलब ये कि इस PSC में, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल्स होते हैं और इस आइस क्रिस्टल्स के अंदर एक कॉम्पोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो ये जो मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है, ये जो फिनोमिना है, ये जोग्राफिकल फिनोमिना है, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग जोग्राफिकल फिनोमिना है, ये हमने बनाया नहीं है, ये प्रकृति ने नेचुरली एक फिनोमिना, जोग्राफिकल फिनोमिना बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कैसे बनता है, पोलर वर्टेक्स के बाद उसके क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्यों बनते हैं, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, विंटर के सीज़न में क्यों बनते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इस डायग्राम से समझाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो लास्ट में हमने बोला था कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है इस पोलर वर्टेक्स के बनने के बाद। जो नेचुरल फिनोमिना है, क्लाउड्स अपने आप बन जाते हैं, ये भी नेचुरल फिनोमिना है, बट इसके बाद ओजोन में क्या ऐसे ज़्यादा डिप्लीशन हो जाता है, वो अब हम देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओजोन कैसे डिप्लीट होता है, ओजोन डिप्लीट कैसे होता है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब एक क्लोरीन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हम एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जितना ज़्यादा एमिट करेंगे तो वो क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ClO बना देगा। पहला हमने ये पढ़ा था। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि यही क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देगा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। हाइड्रोजन जो एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर में है और हमने Cl भी एमिट कर दिया हाइड्रोजन के, मतलब Cl भी हमने एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देगा। थर्ड हमने पढ़ा था कि यही Cl जब हम एमिट करेंगे तो बाद में ये NOx कंपाउंड होते हैं एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए NO3, तो ये ClNO3 बना देगा। तो ये तीन हमने पढ़े थे। Cl जो क्लोरीन होती है, इसकी वजह से ये सारे रिएक्ट कर जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं इसके साथ ये Cl रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बना देगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो ClO है इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। बाकी दो वजह से ओजोन डिप्लीशन नहीं होता, बट ये ClO के वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा वो वाला वीडियो। ये दोनों HCl और ClNO3 भी बनते हैं, बट ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ClO। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। अब इसको हम मतलब कंबाइन करते हैं इस वाले टॉपिक के साथ। देखिए, होता क्या है कि हमने अभी ITCZ पढ़ा था। सन रेज जब, जैसे मान लीजिए सन रेज है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। जो सन है, मान लीजिए ये सन जब ITCZ इस साइड पे मतलब रेस पड़ी हुई होती है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर पे रेस पड़ी होती है। मान लीजिए जब इसका शिफ्टिंग, इसकी टिल्टेशन की वजह से जब इसकी शिफ्टिंग जब ऊपर की तरफ आने लगेगी, साउथ से सीधा अब धीरे धीरे करके वो ऊपर आएगी ना, जब उसकी सनरेज ऊपर शिफ्ट होगी तो इक्वेटर पे पहले पड़ेगी। तो जब स्प्रिंग सीजन आने लगेगा, स्प्रिंग सीजन आने लगेगा, तो मतलब कहने का मतलब जब साउथ से सीधा सनरेज धीरे धीरे करके इक्वेटर पे आएगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा सनरेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ और उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर और उसके जो पोल्स हैं उस पर भी हल्की हल्की स्लैंटिंग सनरेज आने लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब धीरे धीरे सनरेज ऊपर की तरफ जब बढ़ती जाएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके पोल पे भी धीरे धीरे सनरेज आके पड़ेगी। तो होगा क्या, जब स्प्रिंग सीजन होगा, मतलब विंटर सीजन के बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है, तो उसमें क्या होगा कि सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नॉर्थ पोल पे पड़ेगी। तो नॉर्थ पोल में क्या, ये ऑलरेडी ये सारे क्लोरीन कंपाउंड्स इनके साथ तो वैसे भी रिएक्ट कर दिए होते हैं। ठीक है, और ये बन गया होता है। और नेक्स्ट
इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PSC है इसमें होगा HNO3। ये HNO3 भी ऑलरेडी बन के तैयार हो चुके होते हैं, मतलब क्लाउड्स भी बन गया होता है, पोलर वर्टेक्स भी तैयार हो गया होता है। तो अब क्या होगा, जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी, सनरेज जब धीरे धीरे करके नॉर्थ पोल पे एंटर करेगा, नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर लेवल में जब एंटर करेगा तो वो सारे गैसेस पे धीरे धीरे करके प्रकाश डालेगा। जितने भी गैसेस है उस पे डालेगा प्रकाश, तो इस पे भी डालेगा, इस पे भी डालेगा, सब पे, सारे गैसेस पे ये सनरेज पड़ेगी। तो जब सारे गैसेस पे सनरेज पड़ेगी तो होता क्या है, तो जब ये सनरेज, जितने भी गैसेस प्रेजेंट होंगे नॉर्थ पोल के एटमॉस्फेरिक लेवल में, जितने भी गैसेस होंगे उस पे ये सारे के सारे सनरेज पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो क्लोरीन है, ये जो सारे रिएक्ट करके जो बना लिए होते हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे, प्लस जो क्लाउड्स बन के रेडी हो चुके हैं PSC, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और पोलर वर्टेक्स के बाद जो बनता है उसमें तो HNO3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मतलब सब कुछ बन के रेडी हुआ होता है विंटर सीजन में, ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब सनरेज इस पे सारी चीज़ें, सारे प्रकाश डालेंगी, तो होगा क्या, ये जो Cl+H का बनने के बाद HCl बना है, तो ये जो H कंपाउंड है ना, ये इसके साथ, ये H के साथ मिलके, मतलब ये HNO3 के साथ चली जाएगी। ये जो H वाला कंपाउंड है ना HCl का, ये HNO3 के साथ चली जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। और ये जो ClNO3 है ना, इसका जो NO3 वाला कंपाउंड है, स्पेशली NO3 वाला कंपाउंड, ये भी HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके रिएक्ट कर जाएगी। कहने का मतलब ये जो H वाला कंपाउंड है ये HNO3 के साथ चली जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, और ये जो Cl+NO3 के बाद रिएक्ट करके ClNO3 है, इसका जो NO3 कंपाउंड है ये भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी। अब होगा क्या, ये Cl, ये वाला Cl और ये वाला Cl तो फ्री हो गया, क्योंकि इसका जो H है ये इसके साथ चला गया, इसका जो NO3 है ये इसके साथ चला गया। मतलब ये जो क्लाउड वाला HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इसके साथ चला गया। दैट मीन्स Cl फ्री हो गया। Cl फ्री हो गया मतलब कि ये और भी ज़्यादा Cl एटमॉस्फेयर में एमिट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये एंगेज्ड थे ना, पहले से ये HCl के साथ एंगेज थे, ClNO3 के साथ एंगेज थे, लेकिन जब ये रिएक्ट कर गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो Cl है, क्लोरीन है, ये फ्री हो गया। मतलब फ्री रेडिकल जैसे क्लोरीन एटमॉस्फेयर में और भी ज़्यादा एमिट हो गया। अब ये क्लोरीन क्या करेंगे, और भी ज़्यादा ऑक्सीजन को ढूंढेंगे, ऑक्सीजन एटम्स को ढूंढेंगे, और भी ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स जितने भी अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे, उनके साथ रिएक्ट करके और भी ज़्यादा ClO बनाएंगे। दैट मीन्स ये जितना ज़्यादा ClO बनाएंगे, जितना ज़्यादा Cl क्लोरीन फ्री होगा उतना ज़्यादा ClO बनाएंगे, जितना ज़्यादा ClO बनाएंगे उतना ज़्यादा ओजोन का और भी ज़्यादा डिप्लीशन होगा, डिप्लीशन और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि क्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ओजोन बनने के लिए उस जो O2 है या फिर ऑक्सीजन एटम्स है उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो O3 बना पाए, O3 नहीं बना पाएंगे। तो यही चीज़ अगर और भी ज़्यादा Cl के कंपाउंड्स फ्री हो गए, क्योंकि ये सारे जो Cl के कंपाउंड्स फ्री होके एटमॉस्फेयर में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है और भी ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, और भी ज़्यादा ClO बनेंगे, रिएक्ट होंगे। दैट मीन्स और भी ज़्यादा ओजोन बनने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओजोन का जो होल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से ये कारण है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और पोलर वर्टेक्स, ये तो इसकी वजह से नहीं हो रहा, ओजोन डिप्लीशन का कारण ये क्लाउड्स का बनना या वर्टेक्स का बनने के वजह से नहीं हो रहा। कारण ये है कि हमने जो Cl कंपाउंड्स एमिट किए हैं वो तो एग्जिस्टिंग है, वो तो एटमॉस्फेयर में रहेंगे ही। अब वो Cl बाद में जाके इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन प्रकृति तो क्लाउड्स तो बनाएगी, प्रकृति तो पोलर वर्टेक्स नॉर्थ पोल में बनाएगी, वो तो हम बदल नहीं सकते। बट हाँ, हमने जो एमिट किया है इसकी वजह से
होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होता है ये बाद में फ्री हो जाता है और बाद में इस HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है ये हाइड्रोजन और ये NO3 कंपाउंड्स, बाद में ये Cl को फ्री कर देता है। कब? जब सन रेज नॉर्थ पोल में पड़ती है, जब सन रेज स्प्रिंग वाले सीजन पे आता है, आफ्टर विंटर के बाद वाला सीजन में, इससे क्या होगा कि Cl और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगा। जितना ज़्यादा Cl फ्री होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को वो रिएक्ट करेगा, उतना ज़्यादा ClO बनेगा। जितना ज़्यादा ClO बनेगा उतना ज़्यादा ओजोन का डिप्लीशन होगा, होल होगा, क्योंकि वो ओजोन नहीं बना पाएगा। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, मतलब ये पोलर वर्टेक्स क्या है और पोलर वर्टेक्स के बाद जो क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे बाद। अब नेक्स्ट वीडियो इसी का कंटिन्यूएशन है कि मान लीजिए कि अभी कुछ टाइम पहले ओजोन डिप्लीशन का जो मतलब ओजोन डिप्लीशन बहुत कम देखने को मिला था, मतलब कम ओजोन डिप्लीट हुआ था, कम ओजोन होल बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि हमारी वजह से नहीं, हमने क्लोरीन का एमिशन कम किया, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक कॉन्सेप्ट है सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग की वजह से। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, ये एक कॉन्सेप्ट है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर में आया था कि बीच में ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम हो गया, ओजोन होल बनने का मतलब जो टेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। ये हमारी वजह से नहीं हुआ था, हमने क्लोरीन का एमिशन कम नहीं किया, बट उसका कुछ और रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो क्लाउड्स है ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये वीक हो गए थे, ये बन ही नहीं पाए थे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो Cl+H है, मतलब HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये ClNO3 वाले कंपाउंड्स ये फ्री ही नहीं हो पाए, मतलब Cl इसी के साथ एंगेज रह गया। अभी आपने पढ़ा ना कि ये जो क्लाउड्स हैं इसके अंदर होते हैं HNO3, बाद में जब सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो ये मतलब जो H है इसके साथ HNO3 के साथ चला जाता है, NO3 भी HNO3 के साथ चला जाता है, तो ये क्लोरीन फ्री हो जाता है। लेकिन सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग की वजह से, ये कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी वजह से हुआ क्या कि क्लोरीन फ्री ही नहीं हो पाया इसके साथ। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स ही नहीं बने, क्लाउड्स वीक हो गए। क्लाउड्स नहीं बने तो मतलब HNO3 बना नहीं। जब HNO3 इस क्लाउड्स के अंदर जो आइस क्रिस्टल्स है ये बना ही नहीं, तो इस वजह से ये इसके साथ गया ही नहीं, तो मतलब कि एंगेज ही रह गए। क्लोरीन फिर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फ्री ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो पाया, जिससे ओजोन का डिप्लीशन नहीं हो पाया, कम हो पाया, जैसे बोल सकते हो। उसका एक कॉन्सेप्ट है सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे, और अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको सीरियसली समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। और अगर आपको पुरानी जो मतलब और भी वीडियोस देखनी है, मैं इकोनॉमी की भी वीडियोस डालती हूँ, मैं इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी डालती हूँ, मैं उसकी लिंक मतलब आई कार्ड में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।